नमस्ते बच्चों। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था वो था केमिकल इक्विलिब्रियम। और जैसा मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैसे ही जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी एक सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पोर्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। चैप्टर इज आयनिक इक्विलिब्रियम। In chemical equilibrium, what we have studied the reaction involving molecule only, but in ionic equilibrium, we will study the reversible reaction the formation of ions in water. When solute is a polar covalent compound, then it reacts with water to form ions. We all know that कि जब हम किसी पोलर कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट विल आयोनाइज। ये क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा। और आफ्टर आयनाइजेशन जो आयंस फॉर्म होंगे, हम उन आयंस का अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनका डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, उनके साथ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। Electrical conductor. First of all, what we have to study here, the electrical conductor. So let me tell you, conductors are those substance which allow electricity to pass through them. कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, और इस आधार पर हम कंडक्टर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Substance which allow electric current to pass through them are known as conductors or electrical conductors. Conductors can be divided into two types. Number one, conductor which conduct electricity without undergoing any chemical change are known as metallic or electric conductor. Means जब हमने किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, जब हम किसी सब्सटेंस से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं, और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उस सब्सटेंस में कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। इस प्रकार की कंडक्टिविटी को हम मेटेलिक कंडक्टिविटी कहते हैं, एंड दो सब्सटेंस आर नोन एज मेटेलिक कंडक्टर्स। सर क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? तो मैं कहूंगा ऑल मेटल्स एंड ग्रेफाइट। सभी मेटल्स जो हैं दे आर द मेटेलिक कंडक्टर्स, एंड ग्रेफाइट। सर ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, देन व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज मेटेलिक कंडक्टर? तो मैं कहूंगा बिकॉज ग्रेफाइट हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन उस ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और मेटेलिक कंडक्टर की कैटेगरी में शामिल करता है। Conductor which undergo decomposition, that is a chemical change, when electric current is passed through them, they are known as electrolytic conductors or electrolyte. अब अगर मैं किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि वो डिकम्पोज हो रहा है, मतलब डिसोसिएट हो रहा है, मतलब उसमें केमिकल चेंज देखने को मिल रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, या इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर। सर वो कौन से दो भाग हो सकते हैं? तो मैं कहूंगा वो दो भाग हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप कहेंगे कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो मैं आपसे कहूंगा substance which almost completely ionize into ions in their aqueous solution are called strong electrolyte. Degree of ionization for these type of electrolyte is 1. मतलब ऐसे सब्सटेंस जो करंट पास करने पर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं मतलब जितने मॉलिक्यूल में, जो मॉलिक्यूल आपने लिया है उसमें जो अमाउंट आपके पास है, उस अमाउंट में जितने आयंस हैं वो सभी के सभी आपको आयंस के फॉर्म में मिल रहे हैं, विदाउट एनी अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। सपोज आपने NaCl लिया और आपने NaCl को वाटर में डिसोसिएट किया, तो NaCl विल कंप्लीटली आयनाइज इनटू Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, हैंस इट इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया, जब मैं इसे आयनाइज करता हूं तो ये कंप्लीटली आयनाइज होगा H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में, तो HCl को हम कंसीडर करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सपोज मैंने NaOH लिया, दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, जब मैं इसे आयनाइज करता हूं तो इट विल कंप्लीटली आयनाइज इनटू Na प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, इसलिए हम इसे भी कंसीडर करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है,
उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1 होता है या 100% होता है। या ऐसे हम क्या कहते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 100% है। फॉर एग्जाम्पल देखिए HCl, H2SO4, NaCl, HNO3, KOH, NaOH, HNO3, AgNO3, कॉपर सल्फेट मीन्स, देखिए यहां हमने डिफाइन भी किया है, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी all strong acid, all strong base and all type of salt। सभी strong acid strong electrolyte हैं, सभी strong base भी strong electrolyte हैं, और सभी प्रकार के salts। बेटे याद रखने वाली बात यह है कि salts 4 तरीके से फॉर्म होते हैं। salts कितने तरीके से फॉर्म होते हैं, 4 तरीके से फॉर्म होते हैं। कौन से वो 4 तरीके हैं? सॉल्ट फॉर्म हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से, केस नंबर 1। सॉल्ट फॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से, केस नंबर 2। सॉल्ट फॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से, नंबर 3। सॉल्ट फॉर्म होता है वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से, केस नंबर 4। इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन से अगर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है देन इट इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट किसी भी प्रकार से फॉर्म हो, किसी भी कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो, किसी भी केस में फॉर्म हो, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही कंसीडर किया जाता है। तो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड, सभी स्ट्रॉन्ग बेस और सभी प्रकार के सॉल्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और इन सब के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, याद रखें दोनों बातें एक ही हैं। अगर मैं आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह रहा हूं, मैं आपसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कह रहा हूं, मतलब मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होगा, यानी कि 100% होगा। सब्सटेंस विच आयनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो करंट पास करने पर एक लिमिट में ही आयनाइज होते हैं, जो करंट पास करने पर एक लिमिट में ही आयनाइज होते हैं, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, मतलब कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है, इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब 100% नहीं होती है, 100% नहीं होती है। अब बेटा एक बात जो बुक्स में नहीं लिखी होती है, जो अब हमें समझनी है, कि जब भी हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जब भी हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो वी हैव टू कंसीडर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हमें उनमें वीक इलेक्ट्रोलाइट को ही क्या करना है? कंसीडर करना है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ही होंगे जो हमें आयनिक इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करेंगे। For example, we have water, we have acetic acid, we have ammonium hydroxide, we have hydrogen cyanide, we have liquid sulfur dioxide, we have formic acid, means all weak acids and weak bases। मतलब ये completely ionize नहीं होते हैं, ये completely ionize नहीं होते हैं। For example, अगर मैं आपसे बात करूं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, जो हमसे क्या कहता है, जो हमसे क्या कहता है? ये हमसे कहता है कि जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो रहा है, तो हमें पता है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। हमें पता है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब उसमें अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी होंगे और उसमें डिसोसिएटेड आयंस भी होंगे। और यही जब अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएटेड आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, तब हम बोलते हैं कि उस रिएक्शन में हमें आयनिक इक्विलिब्रियम मिल गया है। When the concentration of dissociated ions becomes equal to the concentration of undissociated molecule, then we can say ionic equilibrium is achieved.
postulates of Arrhenius theory समझते हैं क्या कह रहा है हमसे. In aqueous solution, the molecule of an electrolyte undergoes spontaneous dissociation to form positive and negative ion. Yes, we know जब भी मैं किसी polar substance को, किसी compound को water में dissolve करूँगा, किसी electrolyte को water में dissolve करूँगा, whether it is weak or it is strong, it will dissociate into ions. Which type of ions it can form? It can form positively charged ion, which are known as cations, and it can form negatively charged ion that are known as anions. तो जब भी आप किसी electrolyte को, वो चाहे strong हो और चाहे वीक हो, उसे जब भी आप डिसोसिएट करेंगे वो आपको दो प्रकार के आयन्स देगा. एक देगा कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और एक देगा एनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. नाउ वी हैव टू learn degree of dissociation which is very important in ionic equilibrium. Ionic equilibrium में बहुत important है degree of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम x से या अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को x से या अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, जितने मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. इट इज जस्ट लाइक परसेंटेज यू आर अटेनिंग इन योर एग्जाम. किसी एग्जाम को जब आप देते हो तो आपको कुछ परसेंटेज मिलते हैं, कुछ मार्क्स मिलते हैं जिन्हें आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो. कैसे करते हो? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स. वैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड और आयोनाइज्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. देख लीजिए, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट बिफोर डिसोसिएशन. मतलब जब वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में था तब उसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स कितने थे, और आफ्टर डिसोसिएशन हमने देखा कि कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए. तो कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए विल बी टेकन इन न्यूमरेटर, कितने थे विल बी टेकन इन डिनोमिनेटर. एट मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन, देखिए जो बात मैंने आपसे आर्हेनियस थ्योरी की स्टार्टिंग में की थी वही बात मैं कर रहा हूं. मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन पर, मतलब ना तो जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो ना ही कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयंस एंड द डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. As NaOH gives us what? Na plus ion and OH minus ion. KCl gives us what? K plus ion and Cl minus ion. This equilibrium state is called ionic equilibrium. इसी equilibrium state को हम क्या कहते हैं? Ionic equilibrium कहते हैं. Means when the concentration of dissociated ions becomes equal to the concentration of undissociated molecules, then the equilibrium attained is known as ionic equilibrium. Now, factors affecting degree of dissociation या degree of ionization. Degree of dissociation या degree of ionization को कौन कौन से factors ऐसे हैं जो affect करेंगे? Number 1, एट नॉर्मल डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम, मतलब पानी को मिलाना. अगर मैं कह रहा हूं कि मैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूं, इसका सीधा सा अर्थ है कि मैं ये कह सकता हूं कि मैं उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं. सर वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है बाय द एडिशन ऑफ वाटर. आप क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं, और उस वाटर ऐड करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो मैंने कहा एट नॉर्मल डाइल्यूशन value of alpha, that is degree of dissociation, is nearly 1 for strong electrolyte, while it is very less than 1 for weak electrolyte. और हमें पता है this is the basic difference between the strong electrolyte and weak electrolyte. जितने भी strong electrolyte होते हैं वो हमेशा completely ionize हो जाते हैं, और जितने भी weak electrolytes होते हैं वो completely ionize नहीं होते हैं. तो हमने कहा कि नॉर्मल डाइल्यूशन पर, मतलब नॉर्मल कंडीशन पर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा अल्फा होगा वो तो 1 होगा जी, क्योंकि मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं. लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं उसी नॉर्मल डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो मुझे पता है जी वो तो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 से कम है, यानी कि 100% नहीं है. हायर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट. अब देखिए फिर से जरा हम एक बात को समझते हैं. क्या समझ रहे हैं सर?
कि मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को या किसी भी सब्सटेंस को क्या करना चाहता हूं, मैं उस सब्सटेंस को आयनाइज करना चाहता हूं। मैं उस सब्सटेंस को क्या करना चाहता हूं, उस सब्सटेंस को आयनाइज करना चाहता हूं। तो आयनाइज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आयनाइज करने के लिए उसे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा हूं। सॉल्वेंट कैसे उस सब्सटेंस को आयनाइज करेगा, तो सॉल्वेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो उस सब्सटेंस को डिसॉल्व करने में हमारी मदद करता है। सर कैसे? तो मैं कहूंगा द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is to weaken the force of attraction present between the atoms, molecules and ions. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फंक्शन क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फंक्शन है कि वो एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे वीक करता है। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो वो इजीली डिसोसिएट होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? आयंस का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? आयंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो हर सॉल्वेंट के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है और ये सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी करती है। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, अल्कोहल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, एसीटोन के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी कर रही है, लेकिन हर सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, सॉल्वेंट में सॉल्यूट उतनी ही आसानी से डिसोसिएट होगा। सॉल्वेंट में वो जो सॉल्यूट है वो उतनी ही आसानी से डिसोसिएट होगा। हम कहते हैं वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कहते हैं वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नाउ व्हाई वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? बिकॉज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। अगर मैं सभी सॉल्वेंट्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कंपेयर करता हूं तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम है, इसीलिए वाटर में मैक्सिमम सब्सटेंस को हम डिसॉल्व कर पाते हैं, डिसोसिएट कर पाते हैं। तो higher is the dielectric constant of a solvent, more is its ionizing power. Water is the most powerful ionizing solvent as its dielectric constant is highest. मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूल्स के आयंस में कन्वर्जन के लिए, मॉलिक्यूल्स के आयंस में कन्वर्जन के लिए। चलिए अब मैंने आगे बात की। मैंने बोला जी तीसरा फैक्टर है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, वो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये बात बहुत समझने वाली है। मैंने बोला डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे सर कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के या डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हैं या कैसे है? तो मैं आपसे कहूंगा बेटा आप सभी मोलैरिटी पढ़ते हो, आप सभी नॉर्मेलिटी पढ़ते हो, आप वहां क्या देखते हो? आप देखते हो कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। मतलब मोलैरिटी हो या नॉर्मेलिटी हो दोनों ही वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो अगर वॉल्यूम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलैरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस द लेस इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अगला फैक्टर आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर आ गया भैया, हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा।
किसी भी सब्सटेंस को डिसोसिएट करने के लिए मुझे उसके लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ज़्यादा टेम्परेचर दे रहा हूँ मतलब ज़्यादा एनर्जी पास करा रहा हूँ, ज़्यादा एनर्जी पास करा रहा हूँ तो वो ज़्यादा आसानी से टूट रहा है, मतलब ज़्यादा आयंस फॉर्म कर रहा है, मतलब टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Presence of common ion, this is the most important factor which is responsible for the variation in degree of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कह रहा है ये? द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन। देखिए बार बार दिमाग में एक चीज तो चलती ही रहनी चाहिए कि आयनिक इक्विलिब्रियम मुझे मिल रहा है तो कौन दे रहा है? हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों दे रहा है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। उससे क्या होता है? तो हम कहेंगे जब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता तो आफ्टर द डिसोसिएशन मेरे पास सिस्टम में आयंस भी हैं और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी है। तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट मैं देखूंगा कि डिसोसिएटेड आयंस और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बराबर है, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम मुझे मिल रहा है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम मुझे मिल गया है, उसका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जो फिक्स है। अब मैंने उस वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलाया? उस वीक इलेक्ट्रोलाइट में मिलाया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? मैं कहूंगा नहीं, वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन से कॉमन हो। मतलब जो एक आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट में है वही एक आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी होना चाहिए। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो इक्विलिब्रियम में है अपने डिसोसिएटेड आयंस के साथ, उसमें मैं अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाता हूं, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? जिसमें वन ऑफ द आयन इज कॉमन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कॉमन आयन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। देखते हैं आगे। देखिए द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? वीक, is suppressed by the addition of another electrolyte कौन सा? strong, containing a common ion. This is termed as common ion effect. For example, acetic acid is a weak electrolyte and its degree of dissociation or its ionization is suppressed in presence of a strong acid. तो acetic acid एक weak acid है और वो मुझे कौन कौन से आयंस दे रहा है? वो मुझे आयंस दे रहा है CH3COO माइनस यानी कि एसीटेट आयन और H+ आयन यानी कि प्रोटॉन। अब मैं इसमें क्या करूं? मैं इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दूं। सर कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? तो एज पर द एग्जांपल मैं मिला देता हूं उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड। सपोज मैंने मिला दिया उसमें HCl, तो HCl तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वो हमें देगा H+ आयन और हमें देगा Cl- आयन। तो इज देयर एनी आयन कॉमन इन HCl एंड एसिटिक एसिड? तो आप बोलोगे यस सर डेफिनेटली H+ आयन इज कॉमन। एसिटिक एसिड भी मुझे H+ आयन दे रहा है, HCl भी मुझे H+ आयन दे रहा है। तो ये जो H+ आयन मुझे HCl से मिला, इसने नेट H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। अब नेट H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, मतलब मैं कह सकता हूं कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। रिएक्शन किस में थी? रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी। एसिटिक एसिड इज इन इक्विलिब्रियम विद एसीटेट आयन एंड H+ आयन। इसमें जब मैंने HCl मिलाया तो मुझे H+ आयन एक्स्ट्रा मिल गया। उस एक्स्ट्रा H+ आयन ने नेट H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होता है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ये हमने पिछले चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। किस हेडिंग में पढ़ा था? ली शैटलियर प्रिंसिपल, जहां हमने पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। तो अगर रिएक्शन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, मतलब आयंस से मॉलिक्यूल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। आयन से किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है? मॉलिक्यूल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो रहा है।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखें जरा, देन इट्स आयनाइजेशन इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एज H प्लस आयन इज कॉमन। या कोई सॉल्ट ले लो भाई, अभी जैसे मैंने आपसे बात की कि एसिडिक एसिड में और HCl में व्हाट इज कॉमन, आपने बोला H प्लस आयन, यहां पर भी कॉमन आयन आया। सर मुझे HCl नहीं लेना है, मैं कोई एसिड नहीं लेना चाहता हूं, क्या फिर भी मैं कोई और सब्सटेंस ऐड कर सकता हूं? तो मैं कहूंगा हाँ, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई सॉल्ट ऐड कर दो। जैसे एसिडिक एसिड मेरे पास वीक एसिड है, उसका सॉल्ट मैंने ले लिया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट टूटेगा यानी कि डिसोसिएट होगा और मुझे देगा एसीटेट आयन और Na प्लस आयन। नाउ व्हाट इज कॉमन? आप कहेंगे सर एसीटेट आयन इज कॉमन। तो अगेन व्हाट इज हैपनिंग, हम कहेंगे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इंक्रीजेज विच इज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। यानी कि फिर से प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, फिर से प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। और अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो एज पर द ली शैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? सर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्या होगा सर? आयन से मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएगी। उससे क्या होगा सर? जब आयन से मॉलिक्यूल की तरफ जाएगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। Similarly, the addition of NH4Cl or NaOH to ammonium hydroxide solution will suppress the dissociation of NH4OH due to the common ion either NH4 plus or OH minus. ये देखिए, this is the example. देख लें, एसिडिक एसिड आयनाइज हुआ एसीटेट आयन और H प्लस आयन में। इसमें मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या मिलाया? सोडियम एसीटेट, एसीटेट आयन और Na प्लस आयन। This ion is common, and because of this common ion, equilibrium will shift in backward direction, hence degree of dissociation decreases. NH4OH is a weak base dissociated into ammonium ion and OH minus ion. क्या मिलाया? NH4Cl मिलाया। कौन सा आयन कॉमन है? अमोनियम आयन कॉमन है। This presence of common ion shift the equilibrium to the backward direction, hence the degree of dissociation decreases. So this is कॉमन आयन इफेक्ट। हमेशा याद रखना है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा कम होता है। इसके आगे हम बात करेंगे ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ की।